हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग 3 दिन बाद डेविल की आंखें एक हॉस्पिटल बेड पर खुली। जान शब्द के साथ वह एकदम से अपनी जगह पर उठकर बैठा और उसकी घबराई बेचैन नजर चारों तरफ खुशी को ढूंढ रही थी। और तभी वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्स एक साथ घबराकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सर, सर आप लेट जाइए सर, आप बहुत ज्यादा घायल हैं, आपको अभी आराम। इससे पहले डॉक्टर और नर्स आगे कुछ कहते हैं, डेविल यानी अक्षर जिंदल अपनी नीली नजरें पूरे वार्ड में घुमाते हुए अपनी कोल्ड और खतरनाक आवाज में बोला, सर आप पहले यह बताओ मेरी जान कहाँ है? वह ठीक तो है ना? उसे कुछ वह नजर क्यों नहीं आ रही? कहते हुए डेविल दिल ही दिल में घबरा रहा था। वह तुरंत ही अपने हाथ में लगे हुए ड्रिप के इंजेक्शन के नोच कर घायल और जख्मी हाथ पैरों, जिनमें न जाने कितने ही बैंडेज लगे थे, क्योंकि उसके हाथ और पैर बुरी तरह जख्मी थे। पैरों के तो मांस और नस कई जगह से फट चुकी थी। कमजोरी और हाइड्रेशन अब तक उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि वह लगभग 60 किलोमीटर तक खुशी को अपनी बाहों में लेकर पैदल ही पहाड़ के दुर्गम रास्ते पर चढ़ते हुए बाबा बर्फानी तक पहुंचा था। लेकिन इसके बावजूद वह सभी चीज इग्नोर कर जल्दी से बिस्तर से उतरने लगा और उसकी यह हरकत देख डॉक्टर और नर्स उसे रोकते हुए, सर सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, आप बहुत घायल हैं। और नर्स उनके साथ आए लोगों को इन्फॉर्म करो। और इससे पहले डॉक्टर अपनी बात पूरी करते, अक्षत एक झटके में गुस्से से उनके गले को दबाकर दांत पीसते हुए बोला, सर आप छोड़ो मुझे, मुझे मेरी जान के पास। और इससे पहले वह अपनी बात पूरी करता है, डॉक्टर की सांस तो जैसे गले में ही अटक गई। उसकी जान निकलने ही वाली थी जब वार्ड के अंदर तेजी से दौड़कर आते हुए रुद्र सिवाय कबीर और एंथोनी उसे आवाज देकर बोले, डेविल छोड़ दो उसे, वह मर जाएगा। अचानक उन लोगों की आवाज सुन डेविल की नजर दरवाजे पर गई और उसने एक झटके में डॉक्टर को पीछे की तरफ धक्का दिया और घायल पैरों के साथ ही अपनी जगह से उठकर गुस्से से उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरी जान कहाँ है? वह ठीक तो है ना? उसके सवाल पर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जब डेविल गुस्से से सिवाय और एंथोनी का गला पकड़ उसे दबाते हुए बोला, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? मैंने क्या कहा? मेरी जान कहाँ है? अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो तुम लोगों को मुझे बचाने का रिग्रेट बहुत ज्यादा होने वाला है, याद रखना। आह डेविल छोड़ो हमें, हमारी बात सुनो। वह दोनों अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी रुद्र और कबीर उसे रोकते हुए बोले, डेविल छोड़ दो उन लोगों को, हमारी बात सुनो और हमारे साथ चलो। कबीर और रुद्र की बात सुनते ही डेविल ने एक झटके में उन दोनों का गला भी छोड़ दिया और अपनी बेचैन खतरनाक नीली आंखों से उन दोनों को घूरने लगा। तभी रुद्र जल्दी से एक व्हील चेयर लेकर डेविल के सामने आया। बैठो। डेविल गुस्से से रुद्र को और व्हील चेयर को घूरते हुए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मेरी जान वहीं ले जाएंगे, पहले बैठो तो, तुम बहुत जिद्दी आदमी हो। इतना कहकर कबीर झटके से डेविल को व्हील चेयर पर बैठा देता है और अब वह दोनों व्हील चेयर को धक्का देते हुए डेविल को वहां से ले गए। तो वहीं पीछे सिवाय और एंथोनी अपने गले पर हाथ रख गहरी गहरी सांस ले रहे थे। उन दोनों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी मौत को छूकर टक से वापस आए हैं। इस दौरान उनकी नजर फ्लोर पर पड़े हुए घायल डॉक्टर पर गई, जिसकी सांस रुक चुकी थी। नर्स और डॉक्टर की टीम उसे सीपीआर दे रहे थे। यह नजारा देख सिवाय ने एंथोनी से कहा, उफ, यह इंसान कितना खतरनाक है। एंथोनी पता नहीं क्यों इस आदमी की हरकतों से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे किंग सचमुच हमारे सामने। कहीं हमने इस आदमी के साथ क्वीन का सौदा करके कुछ गलत तो नहीं किया? तुम सही कह रहे हो सिवाय, पता नहीं क्यों लेकिन इस आदमी के अंदर से मुझे बहुत खतरनाक किंग जैसी वाइब आती है। आई जस्ट होप हम लोगों का फैसला गलत ना हो, लेकिन इस आदमी की आंखों में मुझे पागलपन और जुनून नजर आता है। शायद इसे हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन कवीन का क्या? इस आदमी की हरकतें देखकर लगता नहीं कि इसे हम कवीन से दूर रख पाएंगे। कबीर कपूर ने कहा, तो दिया कि उनके पास प्लान है, लेकिन यह आदमी पूरा पागल है। अगर इसके ऊपर कोई प्लान वर्क ना किया तो? कहते हुए सिवाय परेशान था और उसकी बात को सुनकर एंथोनी भी घबरा गया। तो वहीं दूसरी तरफ कबीर और उधर डेविल को व्हील चेयर से धक्का देते हुए अस्पताल के कॉर्नर में लेकर आई। डेविल गुस्से से दांत पीसते हुए, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मेरी जान कहाँ है? कैसी है? कुछ बताओ वरना। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, कबीर सामने की तरफ इशारा करता है,
उसके इशारे को फॉलो कर डेविल की नजर सामने गई, जहां अस्पताल में ही एक मंदिर बना हुआ था और खुशी अपने हाथों पर कपूर रखकर भगवान शिव की आरती कर रही थी। उसका हाथ जलकर काफी हद तक घायल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निकिता शिवाय की पत्नी गौरी, जो खुद महादेव की भक्त थी, राजीव की पत्नी सोना लगातार रोते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुशी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। खुशी, यह क्या पागलपन है? प्लीज रुक जा। देख, उन्हें कुछ नहीं होगा। तू मेरी बात सुनना। इस तरह खुद को तकलीफ देकर भला क्या हासिल होगा? देख, महादेव तुझे देख रहे हैं, तेरी विनती भी सुन रहे हैं। प्लीज अब यह सब रोक दे। तू अभी अभी इतनी बड़ी बीमारी से ठीक होकर आई है। और निकिता दीदी बिल्कुल सही कह रही है खुशी दीदी, महादेव आपकी विनती जरूर सुनेंगे। प्लीज यह सब रोक दीजिए। अपने लिए ना सही, अंश के लिए उसे आपकी जरूरत है, प्लीज। कहते हुए सोना और गौरी खुशी को रोक रहे थे और तभी खुशी रोते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक मैंने सिर्फ इंतजार ही किया है, सिर्फ इन पर भरोसा करके अपने अक्सू के यादों के जरिए ही जी रही थी, क्योंकि मुझे इन पर भरोसा था। यह आज नहीं तो कल मेरी विनती जरूर सुनेंगे। मेरा इंतजार खत्म होगा, लेकिन यह इंतजार इस तरह खत्म होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज इन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। इन्हें दर्द और तकलीफ देखने में बहुत मजा आता है ना। इन्हें अपने भक्तों की परीक्षा लेने की आदत है। तो ठीक है महादेव, मैं आपकी हर परीक्षा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं परीक्षा दूंगी। मैं भी देखती हूँ यह कब तक मुझे अनसुना करते हैं। आज या तो इन्हें मेरा प्यार मुझे वापस लौटाना होगा, या फिर मैं यही इनके चरणों में जलकर भस्म हो जाऊंगी। जरा पूछो इनसे, यह भगवान होकर अपने प्यार, अपनी सती के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाए, जबकि यह अजर है, अमर है। तो मैं तो इंसान हूँ, मैं भला अपने अक्सू के बिना कैसे जी पाऊंगी? यह भगवान है तो क्या कुछ भी करेंगे। मैं मानती हूँ जिंदगी और मौत पर इनका हक है, लेकिन मेरे प्यार पर नहीं है, मेरे सिंदूर पर नहीं है। वह सिर्फ मेरा हक है और वह मैं इनसे लेकर रहूंगी। कान खोलकर सुन लीजिए महादेव, अगर मेरे अक्सू को कुछ भी हुआ ना, तुम्हें भी अपनी जान दे दूंगी। मैं अब तक अपने अक्सू का नाम ले लेकर आपके ऊपर अपना भरोसा कायम रखा, और आज आप मेरा भरोसा इस तरह नहीं तोड़ सकते। अब मुझे नहीं बर्दाश्त होती आपकी कोई भी परीक्षा और मेरा इंतजार। आपको हमारी जुदाई का यह वनवास खत्म करना ही होगा। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं भी देखती हूँ भक्त और भगवान की इस परीक्षा में जीत किसकी होती है। कहकर खुशी अपने हाथ पर जल रहे कपूर को यूं ही देख रही थी, तो वहीं उसके जल रहे कपूर को देखकर निकिता, सोना और गौरी खून के आंसू रो रहे थे। छोटा सा अंश अपनी माँ के लिए जोर जोर से रो रहा था। वह बेचारा तो इस बात से अनजान था कि यहाँ उसकी माँ और बाप की तकलीफ से गुजर रहे हैं, जहाँ वह एक दूसरे की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। अपनी जान को अचानक यह हरकत करते हुए देख अक्षत का कलेजा मुंह को आ गया और वह एकदम से घबराकर लगभग चिल्लाकर बोला, जान। इस शब्द के साथ ही वह अपने जख्म और दर्द को इग्नोर कर व्हील चेयर से उठकर तेजी से खुशी की तरफ भागा। और अचानक अक्षत की दर्द भरी पुकार के साथ खुशी, निकिता, सोना, गौरी, ओल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद आसपास के सभी लोग हैरानी से अक्षत की तरफ देखते हैं। रुद्र और कबीर की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। खुशी आंखें फाड़े फाड़े अक्षत को देख रही थी और इससे पहले वह कुछ रिएक्ट करती, अक्षत एक झटके में खुशी के हाथ से वह कपूर गिराकर उसके जख्मों को देख परेशान होते हुए बोला, यह क्या पागलपन है जान, छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ, जल्दी से फर्स्ट एड लेकर आओ। डॉक्टर, डॉक्टर। अक्षत डॉक्टर को पुकार रहा था, तो वहीं अपने सामने अपनी मोहब्बत को देखकर खुशी को अपने कान और आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसे जिंदगी मिल गई। अब वह भी अपने जले हुए हाथ और जख्मों को इग्नोर कर एक झटके में अक्षत का चेहरा अपने हाथों में थाम, रोते हुए आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते जुबान में बोली, अक्सू, अक्सू, आप आ गए। अक्सू आप ठीक है? हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, आप सचमुच मेरे सामने। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, उसके सांस भारी हो रही थी। खुशी के मारे उसका दिल भर आया था। वह बेचैनी से गहरी गहरी सांस लेने लगी, जब अक्षत भी अपने चेहरे पर रखे हुए उसके हाथों को अपने हाथों में थामकर बोला, हाँ जान, मैं वापस आ गया हूँ। यह कोई ख्वाब नहीं है जान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी तपस्या जीत गई जान, मैं वापस आ गया। इस वक्त अक्षत की आंखों में भी आंसू आ रहे थे और उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही खुशी सब कुछ भूलकर एकदम तड़फ कर अक्षत के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। अक्सू आप आ गए। अक्सू आप वापस लौट आए। आपने इतनी देर क्यों लगा दी अक्सू?
आपको नहीं पता मैंने आपको कितना याद किया, कितनी तड़फी हूं मैं आपके लिए, कितना रोई हूं मैं आपके लिए। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? बताइए, क्या आपको एक पल के लिए भी मेरी याद नहीं आई? क्या आप इतना नाराज थे मुझसे कि मेरा चेहरा भी देखना नहीं? और इससे पहले खुशी आगे कुछ कहती, अक्षत एक झटके में उसके होठों पर अपनी उंगली रख अपना नाम में सिर हिलाते हुए आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले के साथ बोला, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अक्षु तुम्हें याद किए बिना जी सकता है? अक्षत खुशी के घायल हाथों को अपने दिल पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, महसूस करो इसे, यह क्या कहता है? खुशी ने जैसे ही अक्षत के दिल के धड़कन को महसूस किया, वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसे अपने एहसासों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह फटी फटी आंखों से अक्षत की ओर देख रही थी। अक्षु, यह? हाँ जान, इसकी हर धक धक में बस तुम्हारा नाम है। यह जितनी बार भी धड़कता है बस जान 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 कहता है। इतना कहकर अक्षत आंखों में आंसू लिए एक झटके में दोबारा खुशी को अपने सीने से लगा लेता है और अब वह दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे। यह नजारा देखकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े सभी पेशेंट, उनकी फैमिली वाले और अस्पताल स्टाफ जोर जोर से ताली बजा रहे थे, क्योंकि यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। तो वहीं निकिता, सोना और गौरी फटी फटी आंखों से अक्षत और खुशी को देख रहे थे। गौरी और सोना तो कंफ्यूजन से एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे, जैसे एक दूसरे से कह रहे हों कि यह इंसान तो सचमुच अक्षत जिंदल जैसा है। दरअसल उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यह इंसान अक्षत जिंदल नहीं बल्कि डेविल है, एक भैरूपिया। तो वहीं निकिता धीरे से रुद्र के पास जाकर हैरानी से रुद्र और कबीर की तरफ देखकर बोली, रुद्र, पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह इंसान सचमुच एजे है, यही ना? हाँ, भला कोई इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे कर सकता है? अगर आज वह ड्रैकुला सचमुच यहाँ होते तो खुशी को देखकर उनकी तरफ और रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन यह इंसान मुझे सब सचमुच ड्रैकुला ही नजर आ रहे हैं, सिर्फ चेहरे और आवाज से ही नहीं बल्कि हरकतों से भी। कहते हुए निकिता डेविल और खुशी को देख रही थी। तो वहीं उसकी बातों को सुनकर कबीर कुछ पल के लिए उन लोगों को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, शायद यह सचमुच बहुत अच्छा एक्टर है, तभी तो इसकी एक्टिंग नेचुरल है। यूं ही से माफिया की दुनिया में डेविल नहीं कहते, मानना पड़ेगा, बहुत पहुंची हुई चीज है। वह लोग ऐसा कह ही रहे थे जब पीछे से एंथोनी और सिवाय सामने का नजारा देखकर परेशान होते हुए बोले, वह सब तो ठीक है लेकिन आगे क्या? कविन के लिए तो वह उसके हस्बैंड, उनका प्यार, उनके अक्सू हैं। ऐसे में उन दोनों का एक दूसरे के करीब जाना। और उन दोनों की बात को सुनकर निकिता, रुद्र, कबीर परेशानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि अगर उन लोगों की नजरों में डेविल खुशी का पति है तो इस हिसाब से खुशी की इज्जत खतरे में थी। लेकिन सामने वह दोनों जिस तरह दीवानों की तरह एक दूसरे से लिपट रहे थे और एक दूसरे से अपनी तड़फ का इजहार कर रहे थे, उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अब उन्हें एक दूसरे से दूर रखना पॉसिबल होगा। आसपास खड़े लोग अभी कंफ्यूजन से उन दोनों को देख ही रहे थे कि अगले ही पल सभी की आंखें फैल गई, क्योंकि अक्षत और खुशी दोनों ही बिना किसी चीज की परवाह किए एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। अक्षत खुशी के होठों को अपने होठों में लेकर दीवानों की तरह चूम रहा था, तो वहीं खुशी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी प्यास मिटाने की कोशिश कर रहे हों। न जाने कब से वह एक दूसरे की मोहब्बत के भूखे थे। अक्षत के दोनों हाथ खुशी के चेहरे को थामे हुए थे और खुशी के दोनों हाथ अक्षत के बालों में उलझे हुए थे। उन दोनों को यहाँ किसी चीज की परवाह नहीं थी। तो वहीं उन दोनों को एक दूसरे के लिए दीवाना होता हुआ देख, जहां एक तरफ सोना और गौरी ओबरॉय शर्मा कर अपना चेहरा इधर उधर करने लगी, तो वहीं आसपास खड़ी पब्लिक शर्म और हैरानी से जोर जोर से ताली बजा रहे थे। निकिता, रुद्र, कबीर और बाकी टीम वाले अपनी ही जगह पर पत्थर बन चुके थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आया अब वह लोग करे तो करे क्या। निकिता को तो लगभग चक्कर ही आने लगे थे। खुशी और अक्षत एक दूसरे को न जाने कब तक दीवानों की तरह चूम रहे थे। वे एक दूसरे की सांसों को भी पी रहे थे। दोनों को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अक्षत तो मानो खुशी के होठों को ही खा जाना चाहता हो। उसने खुशी को अपनी बाहों में इस तरह दबोच रखा था जैसे खुशी उससे एक पल के लिए दूर होगी तो वह गायब हो जाएगी, जो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। खुशी भी अक्षत का पूरा साथ दे रही थी। लगभग आधे घंटे बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन इसके बावजूद खुशी ने अक्षत को छोड़ना ही नहीं चाहा। लेकिन फाइनली अक्षत को खुशी के जख्मों का ख्याल आया और उसने धीरे से गहरी सांस लेकर खुशी के होठों को अपने होठों से अलग किया। खुशी खुद को संभाल नहीं पाई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अक्षत तुरंत उसके सर को अपने सीने पर रख लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगा। लगभग 10 मिनट बाद उसने धीरे से खुशी के हाथ को देखते हुए उस पर लाइट किस करते हुए कहा, जान, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखो तुम्हारे हाथ कितने जल
और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, खुशी आंखों में आंसू लिए दर्द भरी आवाज में बोली, नहीं, आपकी जान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपकी जरूरत है। और खबरदार, खबरदार, जो आपने मुझे खुद से दूर किया, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं इस बार मर जाऊंगी, मैं सचमुच। तभी अक्षत एक झटके में उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब कर धाड़ कर, जान। अक्षत की आंखें तुरंत ही गुस्से से लाल हो गई और चेहरा तमतमाने लगा। वह गुस्से से गहरी गहरी सांस लेकर दांत पीसकर अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर बोला, खबरदार जान, अगर यह शब्द भी अपनी जुबान से निकाला, आग लगा दूंगा मैं दुनिया को। कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर, कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे यह पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। एक एक 2,000 हो या लाख दुश्मन, सबको तबाह कर दूंगा मैं, लेकिन तुमसे किसी भी कीमत पर जुदा नहीं होऊंगा। कान खोलकर सुन लो, मैं ना तो खुद तुमसे दूर जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। और अगर गलती से भी कोई हमारे बीच आया ना, देन आई स्वेयर, मैं उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। कहते हुए अक्षत अपनी गहरी नीली नजरों से दूर खड़े रुद्र शिवाय और उसकी टीम को घूर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर जो जुनून, पागलपन और खौफ था, उसे देखकर कबीर और उसकी टीम तो पूरी तरह हैरान थी। निकिता के पैरों तले जमीन भी निकल गई। कुछ पल के लिए तो उन लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके सामने साक्षात शैतान खड़ा हो। आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरह कोल्ड हो चुका था। वहां का टेम्परेचर अचानक ही गिरने लगा और लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे। निकिता, रुद्र, एंथोनी, कबीर और शिवाय एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे जब जब खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो मैं कौन सा आपसे दूर जाने वाली हूँ। वह गुस्से से अक्षत का कॉलर पकड़ उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाते हुए धमकी देकर बोली, बहुत तड़फाया है आपने मुझे, बहुत इंतजार करवाया है, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा वाला नाराज। मुझे तकलीफ देने की सजा आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं आपको खुद से दूर जाने दूंगी। इतने दिन तक कहाँ थे, हर पल का हिसाब लूंगी मैं आपसे। इतना कहकर वह एक बार फिर अक्षत के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी जान की आंखों में आंसू देख अक्षत का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ था। वह तुरंत खुशी को कस के अपने सीने में दबोच लेता है। जितना नाराज होना है हो लो, मैं तुम्हें मना लूंगा जान। इतना कहकर अक्षत खुशी को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और अब वह अपने कदम अपने वार्ड की तरफ बढ़ा देता है। खुशी ने भी तुरंत अपने हाथ अक्षत के गले में लपेट लिए। अब वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ ही देर में अक्षत उसे अपने वार्ड में लेकर आया और बेड पर बैठाकर सामने खड़े डॉक्टर और नर्स की टीम को घूरने लगा। दिखाई नहीं देता मेरी जान को कितनी चोट लगी है, जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, वरना इससे ज्यादा जख्म तुम्हारे पूरे शरीर में होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस सर, कहकर नर्स और डॉक्टर की टीम जल्दी से उनके सामने फर्स्ट एड और कुछ बैंडेज के सेट रखते हैं। अब अक्षत अपने हाथों के बैंडेज को खोलने लगा क्योंकि वह इसके साथ खुशी को बैंडेज नहीं कर सकता था। और यह देख खुशी तुरंत उसका हाथ रोकते हुए बोली, अक्षु, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको चोट लगी है, आपके जख्म ताजा हो जाएंगे, आप रहने दीजिए, मैं डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अक्षत अपनी गहरी नीली नजर उठाकर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, जान, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे अलावा कोई तुम्हें टच करे? मुझे बर्दाश्त नहीं होता। यह सुनते ही खुशी खामोश हो गई। तभी अक्षत दोबारा अपना बैंडेज हटाते हुए बोला, और वैसे भी इन जख्मों से ज्यादा मुझे तुम्हारी दूरियां तकलीफ देती हैं। इतना कहकर वह खुशी को अपने हाथों से ट्रीट करने लगा और खुशी अपनी आंखों में आंसू लिए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। दोनों ही सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को निहार रहे थे। और तभी अक्षत खुशी के बैंडेज को करते हुए बोला, ऐ मेरी जिंदगी, तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं। खुशी के गाल पर किस कर जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं। अब उसकी नजर खुशी के कपड़ों पर गई तो वह अपनी जगह से उठ अपने हाथों में एक नाइफ लेकर सभी को बाहर जाने का इशारा करता है। सभी डॉक्टर और नर्स जल्दी से वार्ड से बाहर भाग गए। कबीर, निकिता, रुद्र की टीम भी जैसे ही अंदर आने वाली थी, अक्षत ने दरवाजा बंद कर दिया और सभी कर्टन लगा दिए और कमरे में रखे हुए एक अस्पताल गाउन को खुशी के बदन पर पहनाने लगा। इस दौरान वह खुशी के होठों पर धीरे धीरे किस करते हुए उसके बदन से उसकी साड़ी को रिमूव कर रहा था। तेरी चाहत सी कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी बनावट नहीं। वह खुशी के बदन को अपने हाथों से सहलाते हुए धीरे धीरे उसके गले और क्लीवेज पर किस करता है, खुशी के हाथों की चूड़ियों को चूमते हुए। यह सब सुनते ही खुशी की आंखें शर्म से झुक गई। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी तो अक्षत धीरे से उसका चेहरा उठाकर अपने सामने करता है
और बोला, मेरी आंखों को बस तेरा दीदार हो, कुछ मुझे और पाने की परवाह नहीं। ऐ मेरी जिंदगी। अब खुशी अक्षत के चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके माथे पर किस करते हुए बोली, तू खुदा है मेरा, मेरा ईमान है इस करना, तेरा मुझ पे एहसान है, तू सुबह का उजाला मेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते दिलंसी शाम है। वह उसके सीने से लिपट कर आंखें बंद कर बोली, तेरे दिल में ठिकाना रहे उम्र भर, फिर किसी आसियाने की परवाह नहीं। जहां एक तरफ यह प्यार के दो पंछी आपस में खोए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ निकिता रुद्र और कबीर पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। देखा आप लोगों की बेवकूफ़ी का नतीजा, वे इंसान मेरी दोस्त की इज्जत के साथ, और उस बेचारी को इस बात की खबर भी नहीं। यह क्या किया आपने? आपको मालूम भी है यह कितना बड़ा गुनाह है? जिस दिन खुशी को इस बारे में पता चलेगा वह मर जाएगी रुद्र। आपने देखा ना कुछ दिनों पहले उसकी हालत। इस बार तो हमने उसे बचा लिया, लेकिन अगली बार क्या होगा? निकिता के गुस्से को देखकर कबीर और रुद्र भी परेशान थे। आई एम सॉरी मिसेस सिंघानिया, लेकिन मुझे लगा कि हम मामले को हैंडल कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो वह दोनों एक दूसरे के लिए पागल दीवाने हुए जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर कबीर भी परेशान था। डूब कर मर जाइए चुल्लू भर पानी में, और क्या करेंगे आप? मैं ही पागल थी जो आप लोगों की बातों में आ गई। वह इंसान अंदर मेरी दोस्त के साथ, उफ, मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। अगर उसने उसके साथ कुछ भी गलत कर दिया तो क्या होगा रुद्र? कभी सोचा है आपने? कबीर तो बाहर वाले हैं, अभी अभी जानते हैं खुशी को, लेकिन आप तो खुशी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह कभी भी ड्रैकुला के अलावा किसी और का ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती। और अब निकिता ने जैसे ही यह कहा, रुद्र तुरंत उसके बाद को रोकते हुए, निक्की प्लीज देखो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ और खुशी के लिए तुम्हारी फिक्र भी, लेकिन प्लीज तुम इसके लिए कबीर को कुछ मत कहो। वह तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहा था ना, और देखो इस कोशिश का फायदा भी हुआ, हमारी खुशी ठीक हो गई। मैं मानता हूँ कबीर अभी कुछ महीने से खुशी को जानता है, लेकिन यह भी तो सोचो कि कबीर ने खुशी को बहन माना है, और दुनिया का कोई भी भाई अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता। हाँ, यह सच है कि कुछ पल के लिए यह सिचुएशन हमारे हाथों से बाहर जा रही है, लेकिन देखो खुशी अभी अभी ट्रामा से बाहर निकली है, और फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। जो चल रहा है उसे चलने दो। सही मौका देखकर हम लोग टेबल को हैंडल कर लेंगे, और जैसे ही खुशी अपनी कंडीशन में वापस आती है हम डेविल को उससे दूर कर देंगे, क्योंकि अब इस आदमी से मुझे भी खुशी के लिए खतरा महसूस हो रहा है। रुद्र की बात सुन निकिता एक नज़र रुद्र और कबीर की तरफ देखते हुए बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन तब तक अगर उसने खुशी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया या कुछ भी गलत कदम उठाया तो तुम उसकी चिंता मत करो। बस एक बार वह लोग घर पहुंच जाए, वह हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे कि वह दोनों एक दूसरे से दूर रहें। बस मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी के लिए बात करता हूँ, ओके? रुद्र ने इतना कहा ही था जब निकिता कबीर से माफी मांगती है। कबीर बहुत समझदार लड़का था, वह निकिता की टेंशन को समझकर उसे माफ कर देता है, और अब वह इस प्लान में था कि डेविल और खुशी को एक दूसरे से दूर कैसे रखा जाए, क्योंकि जिस तरह वह एक दूसरे से चिपक रहे थे उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह एक दूसरे से दूर रहने वाले हैं। खुशी की इज्जत को जब तक बाहर खतरा था ज्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन अब तो उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि खुशी को घर में ही बचाना मुश्किल हो जाएगा, और वह बेचारे इतने मजबूर थे कि खुशी को सच भी नहीं बता सकते थे। जहाँ एक तरफ वह सभी अपना माथा पीट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अक्षत खुशी को प्यार से अपने सीने से लगाकर हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। वह बहुत प्यार से खुशी के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था, और खुशी उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर गहरी नींद में कब से सो गई उसे पता ही नहीं चला। आज सालों बाद वह सुकून की नींद सो रही थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत लौट आई थी। वहीं खुशी को अपने सीने से लगाए हुए अक्षत उसके चेहरे की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, मैं जानता हूँ जान, तुम मेरे लिए अब तक बहुत तकलीफ से गुजरी हो। मुझे माफ करना जो मेरे रहते हुए तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। हाँ, यह सच है, तुम्हारे अलावा अब तक मुझे कुछ भी याद नहीं आया, और मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मुझे समझ आया, वह बस तुम्हारा एहसास है। मेरी यादें लौटना अभी बाकी हैं, जिन्हें मैं धीरे धीरे रिकवर कर ही लूँगा। मैं यह भी जानता हूँ कि बाहर खड़े वह सभी लोग हम दोनों के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं डेविल हूँ। मैं चाहूँ तो उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बता सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि
मैं चाहूँ तो उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बता सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि तुम पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। जान कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है, और जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेता कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, मैं सामने नहीं आ सकता। क्योंकि अभी वक्त आ गया है कि मैं अक्षत जिंदल द ब्लैक डेविल की तरह नहीं, बल्कि शार्प शूटर डेविल की तरह सोचूं। यह दुश्मन का घर कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, हमारा बिजनेस राइवल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जिस पर हम खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। तुम बहुत मासूम हो जान, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि कब तुमने अपने आस्तीन में सांप पाल लिया। एक गद्दार दुश्मन से ज़्यादा जिंदगी का खतरा एक वफादार दोस्त से होता है, और जहां तुम इतने सारे दोस्तों के बीच घिरी हो, मैं तुम्हें लेकर किसी पर भी यकीन नहीं करूंगा, खुद पर भी नहीं। इसलिए जब तक मैं सही गुनहगार को ना पकड़ दूं, तुम्हारे अलावा मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। वैसे भी दुनिया मेरे खिलाफ क्या सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम्हारी चाहत है जान। इतना कहकर डेविल के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह खुशी के मासूम चेहरे को निहार रहा था कि तभी अचानक कमरे में सोया हुआ एक मासूम सा बच्चा जोर जोर से रोने लगा, जिसकी आवाज़ सुनते ही अक्षत की नज़र सामने के एक बच्चे के पालने में गई। इसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। यह बच्चा अक्षत जल्दी से अपने सीने से लिपट कर रो रही खुशी को देखता है, और उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए वह खुशी को अपने सीने से हटाकर जल्दी से बिस्तर से उतरा और अंश को अपनी गोद में लेकर अपने होठों पर एक उंगली रखे उसे लगभग धमकी देते हुए बोला, श्श, ए बच्चे, तुम्हें रोने के अलावा कुछ और नहीं आता क्या? मेरी जान सोई है, उसकी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? चुप हो जाओ वरना। और इससे पहले अक्षत अंश को कुछ और धमकी देता, छोटा सा अंश अपने सामने अक्षत को देख गुस्से से मुंह बनाते हुए एक बार फिर उसके शोल्डर और सीने पर काटने लगा। उसके छोटे छोटे गिलहरी जैसे दांत और छोटी छोटी हाथों की मुट्ठी में अक्षत की स्किन आ चुकी थी। अक्षत अभी गुस्से से आंखें छोटी कर उसे छोटा शैतान की हरकत को देख ही रहा था कि तभी अक्षत को अपने हाथों में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। वह कन्फ्यूजन से अपना हाथ अंश के बम के नीचे रख महसूस करते हुए बोला, यह गीला गीला क्या है? कहकर उसने जैसे ही अपना हाथ देखा, अगले ही पल अक्षत की आंखें फैल गई। शिट शिट शिट, गंदे बेवकूफ़ बच्चे, यह क्या किया तूने? अक्षत एकदम से चिल्ला पड़ा, और उसके डांटने पर छोटा सा अंश जिसने अपना डायपर गंदा कर दिया था, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अक्षत को तो अब समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसके हाथ गंदे हो चुके थे, कपड़ा भी कुछ हद तक गंदा हो गया था, ऊपर से यह बच्चा रो रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार अपनी जान की तरफ जा रही थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी जान की नींद डिस्टर्ब हो, इसलिए वह मन मारकर जल्दी से घायल जख्मी पैरों से ही कमरे से बाहर भागा और बाहर कॉरिडोर में आकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, कोई है? समोन हेल्प, डॉक्टर, नर्स, अरे कहाँ मर गए सब के सब? अक्षय छोटे से अंश को लेकर इधर उधर भाग रहा था, और वहीं आज उसके चिल्लाने पर और जोर जोर से रो रहा था। अक्षत ने लगभग पूरे अस्पताल को अपने सर पर उठा लिया था। उसे इस बच्चे का रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तभी निकिता, रुद्र और कबीर घर की दोनों लेडीज सोना और गौरी के साथ एक कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कॉरिडोर में हो हल्ला सुनकर वह लोग जल्दी से घबराकर बाहर की तरफ आए, जहां डॉक्टर और नर्सें घबराई हुई खड़ी थी, क्योंकि डेविल एक का कॉलर पकड़कर उसे लगभग हिलाते हुए उस पर चिल्ला रहा था, बेवकूफ़, इडियट, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? इस बच्चे को शांत करो, अभी के अभी शांत करो। मेरी जान की नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मुझे गंदा कर दिया है। आई कांट टॉलरेट दिस, आई डोंट नो वॉट एवर यू आर डूइंग, बट इस बच्चे की यह हरकत अभी बंद करो। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर करो। यह स्मेल कर रहा है, यह स्मेल कर रहा है। दिस इज रियली सो डिस्गस्टिंग। सुना नहीं तुमने? हटाओ इस बच्चे को मेरे पास से। डेविल एक हाथ में अंश को उसके पेट के पास कपड़े से पकड़कर लगभग लटकाए हुए था। वह बच्चा उसकी गोद में झूले की तरह झूल रहा था, और कहीं ना कहीं उसे ही अच्छा लग रहा था। तो वहीं डॉक्टर, जिसका गला और कॉलर अक्षय जिंदल के हाथों में था, वह उसे शैतान की तरह खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। डॉक्टर बेचारा, उसकी तो सांस ही गले में अटक गई थी। घबराया हुआ, पसीने से लथपथ चेहरा, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षय जिंदल के मजबूत पकड़ से बचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। कि तभी यह नज़ारा देख निकिता जल्दी से घबराए हुए अक्षत के पास आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ? डेविल, छोड़ो उसे। यह क्या हरकत लगा रखी है तुमने? पागल हो गए हो क्या? जब देखो तब हॉस्पिटल में हंगामा करते रहते हो। तुम पागल इंसान खुद शांति से नहीं जी सकते, कम से कम दूसरों को तो जीने दो। और निकिता की आवाज़ सुनते ही अक्षत ने जल्दी से निकिता की तरफ देखा, और अगले ही पल जिंदगी में पहली बार निकिता को देख अक्षत को खुशी का एहसास हुआ। वह एक झटके में डॉक्टर का कॉलर छोड़ देता है तो डॉक्टर किसी जिंदा लाश की तरह ज़मीन पर पड़ गया। वह बेचारा गहरी सांस ले रहा था, लेकिन अक्षत उसे पूरी तरह इग्नोर कर अंश को यूं ही किसी शॉपिंग बैग की तरह एक हाथ से टांगे हुए
जल्दी से उसकी तरफ बच्चा बढ़ाते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई। यह संभालो अपना कचरा। ही इज रियली डिस्गस्टेड। व्हाट? निकिता हैरानी से अक्षत को देख रही थी कि तभी अक्षत जल्दी से वह बच्चा लगभग उसके ऊपर फेंकते हुए, व्हाट? तुमने इसे तमीज़ नहीं सिखाई? कोई अपने कपड़े कैसे खराब कर सकता है? पकड़ो इस बच्चे को और कुछ सिखाओ इसे। इसलिए मुझे गंदा करके रख दिया है। छी, मेरी बॉडी से कितना गंदा स्मेल आ रहा है। दैट्स वाई आई डोंट लाइक किड्स। अक्षत ने इतना कहा ही था, तभी निकिता गुस्से से उसे घूरते हुए दांत पीस कर बच्चे अंश को संभालते हुए बोली, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें तमीज़ नहीं है? बच्चे से कैसे बात करते हैं? अरे वह बच्चा है, बचपन में सब अपने कपड़े खराब करते हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को कचरे की तरह पकड़ कर रखने की? तुम्हें तो मैं जो करना है बाद में करना, पहले इस गंदे बच्चे को ले जाकर साफ करो। मुझे घिन आ रही है, और तुम लोग मेरे लिए कपड़े अरेंज करो। आई रियली नीड गो टू शावर। इतना कहकर अक्षत बिना एक पल वहाँ रुके तेजी से भाग गया। उसे सचमुच बहुत गंदा लग रहा था। तो वही उसकी बातों को सुनकर एंथोनी सिवाय रुद्र और कबीर हैरानी से उसे जाता हुआ देख रहे थे। अगले ही पल रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, व्हाट द हेल, हाउ डेयर ही इज। क्या यह हम पर हुक्म झाड़ रहा है? इसकी इतनी हिम्मत, यह मेरी स्वीटहार्ट से ऐसी कैसी बात कर सकता है? इसकी तो मैं। और इससे पहले रुद्र आगे कुछ कहता, कबीर, सिवाय और एंथनी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी गौरी और सोना अचानक ही खिलखिलाकर हंसने लगी। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, जो काम आप लोग नहीं कर पाए वह हमारे क्यूट से अंश ने कर दिखाया। उस पागल खड़ूस आदमी को इरिटेट करने का काम आप लोगों की तो जुबान ही नहीं खोल सके। हमारा अंश, उसमें तो इसकी बोलती ही बंद कर दी। वाह अंश वाह, तुम सचमुच ब्लैक डेविल के बेटे हो। अच्छे के छक्के छुड़ा देते हो। वी आर प्राउड ऑफ यू बेबी। इतना कहकर वह दोनों औरतें जोर जोर से हंस रही थी, और तभी निकिता और बाकी लोगों के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद खुशी की नींद पूरी हुई और वह अपनी गोद में अपने छोटे से बेटे अंश को खिला रही थी। तभी उसकी नज़र अक्षत पर गई, जो कि मुंह फुलाकर दूर बैठकर खुशी को देख रहा था। अक्षत को खामोश देख खुशी ने एक नज़र अपने बेटे को देखा, और तभी उसे कुछ याद आया। वह कॉर्नर में बैठी सोना, जो कि खुशी के लिए एप्पल काट रही थी, कोई इशारा करती है, सोना तुम अंश को बाहर ले जाओ, मुझे अक्षु से कुछ बात करनी है। जी दीदी। सोना अंश को अपने साथ बाहर ले गई, और अब अक्षु धीरे से बिस्तर से उतरकर अक्षत के पास गए और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आंखों में आंसू लिए बोले, अक्षु, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? क्या आप अब तक उन बातों को नहीं भूले? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बच्चे से नफरत करते हैं और इसी गुस्से में आप मुझे भी छोड़कर चले गए थे? अक्षु, क्या मुझे दूर जाने की यही वजह थी? अगर ऐसा है तो क्या आप फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे? यह सोचते ही खुशी को अपने दिल में बहुत तकलीफ होने लगी। वह अचानक ही गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। यह सोचकर ही अगर उसका यह डर सच है तो वह एक बार फिर अपने प्यार को खो देगी। उसका दिल घबराने लगा। वह घबराहट और पैनिक के कारण लगभग गिरने वाली थी। तब अक्षत एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लेता है और जल्दी जल्दी उसकी पीठ को रब करते हुए शांत करके बोला, जान रिलैक्स, होश में आओ जान। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सुन रही हो ना जान? अक्षत उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी के दिल का वह दबा हुआ डर एक बार फिर बाहर आने लगा। उसका पति उसके बच्चे से अगर नफरत करेगा तो वह कैसे जिएगी? वह अक्षत की जिद को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर उसने यह फैसला ले लिया कि वह अंश को उसके साथ नहीं रहने देगा तो वह क्या करेगी? क्या वह जी पाएगी अपने पति या बच्चों में से किसी एक को सिलेक्ट करके? वैसे भी उसकी सिर्फ प्रेगनेंसी की खबर ने उसे पूरे 2 साल तक उसकी मोहब्बत से दूर रखा। क्या हुआ, अपनी मोहब्बत से दोबारा दूर रहना अफोर्ड कर सकती है? यह सोचकर उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। अक्षत उसे संभालने की कोशिश कर ही रहा था जब अगले ही पल अक्षत को अपनी बाहों में कुछ हलचल महसूस नहीं होती। उसे खुशी की सांस भारी महसूस हो रही थी। उसके बाद उसने धीरे से खुशी के चेहरे की तरफ देखा तो हैरान रह गया। क्या खुशी बेहोश हो चुकी थी? जान। कुछ देर बाद एक फीमेल डॉक्टर खुशी का ट्रीटमेंट अक्षत को बताती है। घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें बस छोटा सा पैनिक अटैक आया था। शायद कोई डर जो उसके दिल में घर कर चुका है, जिसके रिकवर होने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल मैं इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी
कि जितना हो सके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। लगता है वह बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हैं, और क्योंकि वह अभी अभी माइंड पैरालाइज सिचुएशन से गुजरी हैं, उनके लिए छोटे छोटे स्ट्रेस भी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई और डॉक्टर के जाते ही निकिता धीरे से खुशी के पास आई और वह उसके लिए परेशान हो रही थी कि तभी अक्षत परेशानी से खुशी के पास से उठकर विंडो के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खुशी की सिचुएशन देखकर उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन यह भी सच था कि अंश को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अक्षत कुछ सोच ही रहा था, निकिता धीरे से उसके सामने आकर बोली, मुझे तुमसे कहना तो नहीं चाहिए, पर तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। मेरी दोस्त खुशी, मैं समझ सकती हूँ वह किस सिचुएशन से गुजर रही है। मैं यह तो नहीं जानती तुम उसका दर्द समझोगे या नहीं। बस इतना कहूँगी कि प्लीज़ हो सके तो खुद को कूल डाउन रखना। तुम्हारा गुस्सा मेरी दोस्त की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है। एक तो पति से दूर होने का गम, और अब तुम्हारे आने के बाद उसे अपने बच्चों के लिए भी डर लग रहा है। सच क्या है यह सिर्फ हम जानते हैं, पर उसकी नज़र में तुम उसकी मोहब्बत, उसके पति अक्षु जिसे वह बहुत प्यार करती है, और उसका बेटा उसकी ज़िंदगी है। प्लीज़ कभी भी उनके सामने यह सिचुएशन बनाने की कोशिश मत करना कि उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, वरना वह मर जाएगी। आज तक अंश ही उसकी ज़िंदगी का सहारा है, वरना वह तो कब का खुद को ख़त्म कर लेती। चलती हूँ। उम्मीद करूँगी कि तुम सिर्फ उसके दिल और दिमाग को ही नहीं बल्कि आत्मा को समझने की कोशिश करोगे। मैं अंश को घर ले जा रही हूँ। खुशी का ख्याल रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म करना, और प्लीज़ हो सके तो उसे दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे मानो या ना मानो उससे सच नहीं बदलेगा। और सच यही है कि खुशी अपने पति की अमानत है। उसके दिल में जो भी मोहब्बत है सिर्फ अपने पति और बच्चे के लिए है, इसमें किसी और की जगह नहीं है। इतना कहकर निकिता वहाँ से चली गई और अक्षत उसे खामोशी से जाता हुआ देखता है। क्या फिलहाल वह उसे कोई बहस नहीं करता, क्योंकि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगली सुबह खुशी को होश आया तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं, जिसे सुनते ही वह धीरे से अपनी नज़र घुमाकर सामने देखती है, और सामने का नज़ारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसका खड़ूस पति उसके छोटे मासूम बच्चे अंश के साथ फ्लोर पर खिलौने बिछाकर खेल रहा था, और छोटा सा अंश उसकी गोदी में चढ़कर कभी छोटे छोटे खिलौनों तो कभी अक्षत की फ्रेंच दाढ़ी के साथ खेल रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। हालांकि अक्षत को बच्चा संभालने की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश की थी कि वह अंश के साथ कंफर्टेबल हो सके। खुशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह धीरे से अपनी जगह से उठकर अक्षत को आवाज़ देते हुए बोली, अक्षु, यह है आप? जान, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यू ओके? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना कहकर वह अंश को अपनी गोद में लिए हुए ही बाहर जाने लगा। कभी खुशी ने अपने ख्याल या अपने घायल हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षत ने तुरंत पलट कर खुशी की तरफ देखा तो खुशी की आंखों में नमी थी और कुछ सवाल। क्या आप मुझसे नाराज़? इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अक्षत होठों पर स्माइल लेकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोला, तुम्हारा अक्षु तुमसे नाराज़ हो सकता है भला? तुमने कोई गुनाह नहीं किया है जान, जिसके लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आए या दिल में घबराहट। एक बात कान खोल कर सुन लो और अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। जान, ये सच है, मुझे बच्चा संभालना नहीं आता, पर मैं कोशिश करूंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त दो, और खबरदार जो दोबारा रोई। अक्षत का इतना नॉर्मल बिहेव करते हुए देखकर कुछ खुशी ने, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह तुरंत अक्षत के सीने से लग गई और सिसकते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना? आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना? अच्छा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूँगी। आपसे कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करूँगी, किसी बात के लिए मना नहीं करूँगी। जो देंगे, जैसे रखेंगे रह लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अक्षत बिना एक पल वेस्ट किए तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगा। खुशी उसके इस सडन एक्शन से हैरान थी। अक्षत का एक हाथ खुशी के चेहरे पर था तो दूसरा हाथ जिसने उसने अपने बेटे अंश को संभाल रखा था। अक्षत खुशी को 2 मिनट किस ही करता है कि तभी इसे यह नज़ारा देखकर शायद जलन हो रही थी। अपने वे छोटे छोटे हाथों में अक्षत की फ्रेंच दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगा, जैसे मानो कह रहा हो कि मेरी माँ से दूर हटो गंदे आदमी। हालांकि अंश के छोटे हाथों से अक्षत को तकलीफ़ तो नहीं हो रही थी, लेकिन अपनी जान को अच्छे से फील करने में उसे डिस्टर्बेंस ज़रूर महसूस हो रही थी। खुशी के होठों को छोड़ अपनी डार्क नीली आंखों से आंसू को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला,
छोटे बच्चे, तुमने यह हरकत अभी तो कर दी, दोबारा मत करना। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और जैसे तुमने यह पसंद नहीं कि कोई तुम्हारी माँ के पास हो, वैसे ही मुझे भी यह पता नहीं क्यों, पर मेरी जान के करीब मेरे अलावा कोई और आए तो तुम भी अंडरस्टैंड। अक्षत की धमकी सुनकर जहाँ छोटा सा अंश उसे कन्फ्यूज़न से देख रहा था, तो वही खुशी जो कि अक्षत के सीने से लगी हुई थी और इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि शायद अक्षत सच कह रहा हो, अगले ही पल आंखें बड़ी कर अक्षत को घूर रही थी। खुशी की आंखों में सवाल और कन्फ्यूजन देख अक्षत एक बार फिर लाइट किस करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जान, मैंने कहा मेरे बच्चे के साथ कंफर्टेबल होने की और उसे अपनाने की कोशिश करूँगा, यह नहीं कहा कि मैं उसके साथ तुम्हें शेयर करूँगा। याद रखना, तुम पर सबसे ज़्यादा हक मेरा ही होगा और तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं होना चाहिए, अंडरस्टैंड। यह सुनते ही खुशी अपनी आंखें छोटी कर अक्षत को घूरते हुए उसके सीने पर पंच मारती है। खड़ूस, अक्षु आप कभी नहीं सुधरेंगे ना। शरारत से मुस्कुराते हुए झटके में उसकी कमर में हाथ डाल अपने और करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए डीप वॉइस में, नेवर जान, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं बस बिगड़ सकता हूँ। इतना कहकर वह मासूम सा चेहरा बनाकर उसके सीने से लिपट गई और अक्षत भी उसे अपने अंदर दाब लेता है और उसकी नीली नज़र अक्षत की तरफ, अंश की तरफ थी। वह दिल ही दिल में अपने आप से बोला, जान, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ बांटना शायद यह मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें हैप्पी और कंफर्टेबल रखने के लिए मैं जहर का यह घूंट भी पी लूँगा, बट आई विल मेक श्योर कि यह बच्चा तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वहीं दूसरी तरफ खुशी ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, अक्षु, मैं जानती हूँ आपके लिए इस बच्चे को अचानक एक्सेप्ट करना जहर पीने के बराबर है। आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं आपको धड़कनों को समझती हूँ और आंखों में अंश के लिए जलन भी देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ यह सब आप मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी आप खुद मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, यह मेरा भरोसा है। फिर तिरछी नज़र से हंस की तरफ देखकर, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मैं डैडी बहुत अजीब हैं, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि अगर एक बार उन्होंने किसी को दिल से एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी मोहब्बत जुनून तक पहुँच जाती है और फिर वह तुम्हें इतना प्यार देंगे कि किसी ने भी सोचा नहीं होगा। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मा है ना, बहुत जल्द हम दोनों मिलकर तुम्हारे डैडी की मोहब्बत तुम्हारे लिए हासिल कर लेंगे और तुम देखना वह दिन दूर नहीं जब तुम भी उनके लिए उनकी ज़िंदगी बन जाओगे। बहुत भोले हैं मेरे अक्षु। खुशी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। खुशी यह सोच ही रही थी कि तभी अक्षत उसे अपने सीने से लगाए हुए उसकी खुशबू को अपनी सांसों में महसूस करते हुए बोला, जान, बहुत दिन हो गए हैं मैं तुम्हारी खुशबू अंदर तक महसूस नहीं कर पाया हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए। अगर तुम चाहो तो क्यों ना हम लोग, तुम समझ रही हो ना। अक्षत की बात सुन खुशी झटके से उसकी तरफ देखने लगी। अक्षत की आंखों में वह खुद के लिए डिज़ायर फील कर रही थी, जिसे महसूस करते ही उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे जंगल में हुई घटना और डेविल के शब्द याद आए, वह एकदम से घबरा गई। उसका दिल अब जोर से धड़क रहा था। भले ही उसे उन दिनों डेविल के अंदर अक्षत का एहसास होता था, लेकिन यह बात उसका दिमाग जानता था कि वह इंसान उसका अक्षत नहीं था, क्योंकि उसके अक्षु तो उसके सामने हैं। और अगर वह दोनों अलग अलग इंसान हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि अब खुशी अपने अक्षु के लायक नहीं रही, बल्कि उसके बदन को किसी और ने गंदा कर दिया है। इस बात का ख्याल आते ही उसे बहुत ज़ोर से रोना आने लगा। उसका दिल फिर से घबरा रहा था। अगर अक्षत को यह बात पता चली तो क्या वह उसे छोड़ देगा, और वह कैसे अपने पति को यह यकीन दिलाएगी कि वह आज भी तन मन और अपनी आत्मा से अपने पति अक्षु की ही है। वह कैसे उसे यकीन दिलाएगी कि वह उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदला। खुशी के अंदर एक नया डर घर कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अक्षत को इस बारे में कैसे बताए। जो इंसान उसे अपने बच्चों के साथ भी नहीं बांट सकता, जो उसके ऊपर हवा की छुअन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह इंसान जब यह जानने का कि उसकी बीवी को उसके अलावा किसी और ने जाने किस हद तक देखा और महसूस किया है, वह तो गुस्से में पागल ही हो जाएगा। यह बात सोचते ही खुशी एक बार फिर घबरा रही थी। उसकी पकड़ अक्षत के ऊपर कस गई। देखते ही देखते 2 दिन का वक्त गुजर गया। खुशी और अक्षत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे, जहां अक्षत के पैरों में अभी भी काफ़ी हद तक जख्म थे। खुशी के हाथ भी जख्मी थे। थोड़ी ही देर में वह लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके थे, जहां निकिता सोना और गौरी ओबरॉय उन दोनों का वार्म वेलकम करती हैं। थोड़ी देर में खुशी और अक्षत अपने कमरे में चले गए
तो वहीं कमरा के बाहर निकिता और बाकी फैमिली मेंबर परेशान थे, क्योंकि घर आने के बाद अक्षत हर पल खुशी को कमरे में रहने वाला था, और वह कमरे में रहेगा तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच नज़दीकियां भी आएंगी। लेकिन फिलहाल वह लोग कुछ नहीं कर पाए। दिन भर तो निकिता और बाकी फैमिली मेंबर ने खुशी और अक्षत को अपने साथ बिजी रखने की पूरी कोशिश की, कभी खाना तो कभी दवाइयों के बहाने से। लेकिन रात का क्या, वह चिंता सभी को सता रही थी। वह तो वही सभी की प्लानिंग और सोच को इग्नोर कर अक्षत तो आज फुल मूड में था। सालों बाद अपनी जान को अपनी बाहों में भरने के लिए, अंदर तक महसूस करने के लिए और जी भरकर प्यार करने के लिए वह जल्दी से कमरे में आकर क्लोजेट सेक्शन में गया और खुशी के हॉट नाइटी कलेक्शन में से एक हॉट और सेक्सी नाइटी को सिलेक्ट करने लगा। वह हर एक नाइट को अपने हाथों से उसमें नाइटी सिलेक्ट करके खुशी को इमेजिन कराता, और फाइनली लास्ट में उसने एक ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में नेट से बनी हुई ट्रांसपेरेंट नाइटी, जिसके साथ एक श्रग भी अटैच था, को सिलेक्ट करता है। इस नाइटी में खुशी को इमेजिन करते ही उसकी बॉडी हद से ज़्यादा हार्ड हो रही थी। उसका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था और अपना सलाइवा गटकते हुए खुद से बोला, जान, आज की नाइट बहुत वाइल्ड होने वाली है। शायद आज तुम्हें इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाए। उफ जान, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं तुम्हारे प्यार में। कहकर उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में शरारत आ गई। वह जल्दी से क्लोजेट रूम से बाहर निकल अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने महसूस किया बाथरूम से शावर के पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। वह समझ चुका था कि खुशी सोने से पहले शावर लेने गई है, और बस फिर क्या, वह जल्दी से नाइटी को बेड पर रख देता है और जल्दी जल्दी खुद रेडी होकर अपने बदन पर एक ब्लैक ट्राउजर्स और वी नेक वाली नाइट सैंडो पहनकर अपने बदन पर ढेर सारा परफ्यूम लगाकर बालों को जेल से सेट करता है। अब वह आईने में खुद को देखते हुए जल्दी जल्दी बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था और खुशी के आने का वेट कर रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे की डेकोरेशन पर गई, जो कि उसे आज की स्पेशल नाइट के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। उसे महसूस हुआ कि उसे यह नाइट कुछ स्पेशल और रोमांटिक बनानी चाहिए, इसलिए वह जल्दी से इंटरकॉम पर कॉल कर सर्वेंट को कुछ रोज़ फ्लावर लाने के लिए कहता है। तब तक पर जल्दी जल्दी कमरे में फ्रेगरेंस वाले कैंडल्स जला देता है। कमरे की लाइट को डिम करके फेयरी लाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। बेड के चारों तरफ डेकोरेटिव बेड नेट लगा देता है और बस जल्दी से सर्वेंट के आज आने का इंतज़ार कर रहा था। तो वहीं हमेशा की तरह अक्षत का ऑर्डर सुनकर ही सर्वेंट ट्रेन के चक्के की तरह तेज़ी से दौड़कर गार्डन में आ गए और कुछ ही मिनट में बहुत सारे खूबसूरत रेड रोज़ लेकर उनके कमरे की तरफ दौड़े कि तभी रास्ते में निकिता और सोना की नज़र उन दोनों पर गई। ए रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, और यह रोज़ किस लिए? यह सुनते ही सर्वेंट घबराते हुए जल्दी से निकिता से बोले, वह मैडम, यह रोज़ किंग ने मंगवाया है और जल्दी लाने के लिए कहा है। हम बस वहीं जा रहे हैं, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, वरना वह हमें जान से मार देंगे। इतना बोलकर दोनों सर्वेंट जल्दी जल्दी अक्षत के कमरे की तरफ दौड़े और उनकी बातों को सुनते ही निकिता और सोना हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। निकिता दीदी, कहीं वह यही बात तो नहीं जो हम सोच रहे हैं? हाँ सोना, मुझे भी वही लग रहा है। लगता है यह ड्रैकुला 2.0 मेरी खुशी को कच्चा चबाने के मूड में है। अरे बाप रे, अब मैं अपनी दोस्त की इज्जत कैसे बचाऊं? कुछ सोचो सोना, कुछ सोचो। इतना क्या करें? निकिता और सोना घबरा कर एक दूसरे का चेहरा देख रही थी और अब वह जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत, जो कि मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम को डेकोरेट कर रहा था, कुछ ही पल में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अपने सामने अक्षत को देख खुशी हैरान रह गई। हाँ सोना, मुझे भी वही लग रहा है। लगता है यह ड्रैकुला 2 मेरी खुशी को कच्चा चबाने के मूड में है। अरे बाप रे, अब मैं अपनी दोस्त की इज्जत कैसे बचाऊं? कुछ सोचो सोना, कुछ सोचो। इतना कहकर निकिता और सोना घबराकर एक दूसरे का चेहरा देख रही थी और अब वह जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत, जो कि मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम को डेकोरेट कर रहा था, कुछ ही पल में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अपने सामने अक्षत को देख खुशी हैरान रह गई, क्योंकि वह पूरी तरह रेडी अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लिए खुशी को बेड पर रखे हुए नाइट ड्रेस की तरफ इशारा करता है। तो वहीं खुशी, जो अभी अभी बाथरूम में फ्रेश होकर निकली थी, उसका पूरा बदन भीगा हुआ था। लंबे खूबसूरत बालों से पानी टपक रहा था
और बदन पर एक वाइट कलर का बाथरोब, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी, क्योंकि वह बाथरोब उसकी थाई से थोड़ा नीचे था। उसकी लंबी खूबसूरत गोरी टांगें बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, जिन्हें देखते ही अक्षत का गला सूखने लगा और अब तो उसका खुद पर काबू करना ही मुश्किल हो रहा था। वह तुरंत अपना सलाइवा गटकते हुए अपने बढ़ रही दिल की धड़कनों को काबू कर खुशी के गीले बालों को हल्के से कान के पीछे करते हुए बोला, जान, अब काबू करना मुश्किल हो रहा है। मैं अब हमारी इस हसीन रात का और इंतजार नहीं कर सकता। दिल तो कर रहा है कि अभी और इसी वक्त तुम्हें अपनी बाहों में संभालूं, लेकिन मैं हमारी इस स्वीट नाइट को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि यह एक बार फिर हमारी मोहब्बत और फैशन के साथ हमारे मिलन का साक्षी बने। जान, मैं एक बार फिर तुम्हें अपने सामने उस पुराने अंदाज में देखना चाहता हूँ। जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ, कहीं तुम्हारे इस दीवाने की धड़कन तुम्हारा इंतजार में ही ना रुक जाए। इससे पहले अक्षत आगे कुछ कहता, खुशी, जो कि फिलहाल अपनी नज़र नीचे करके खड़ी थी, एक झटके में उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और अपना सर ना में हिलाने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी घबराहट अक्षत भी बहुत अच्छे से समझ सकता था। वह तुरंत खुशी की कमर में हाथ डाल अपने करीब करता है और उसके गाल पर लाइट किस करते हुए बोला, जाओ जान, कहीं ऐसा ना हो कि मैं काबू खो दूं। अक्षत की बात सुनकर खुशी जल्दी से वह नाइट उठाकर क्लोजेट सेक्शन में भाग गई। थोड़ी ही देर में वह खूबसूरत नाइटी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल, चेहरे पर लाइट मेकअप और उंगलियों में रेड नेल पेंट अप्लाई किया हुआ था। उसने अपने लंबे गीले बालों को बस यूं ही फ्री छोड़ दिया। ऐसा करते ही वह बहुत ही बोल्ड और हॉट लुक दे रही थी। लेकिन अब वह आईने के सामने खड़े होकर पहले तो शर्माई, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक बार फिर घबराहट आने लगी। वह अक्षत को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, बल्कि वह खुद को गुनहगार समझ रही थी। इसीलिए वह घबराहट में खुद से बोली, क्या मुझे अक्षु को सब बता देना चाहिए? लेकिन अगर सच जानने के बाद वह मुझसे नाराज होकर मुझे दोबारा छोड़कर चले गए तो मैं उनके बिना कैसे जीऊँगी? नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊँगी। आई एम सॉरी अक्षु, लेकिन मैं आपसे सच छुपाना नहीं चाहती, बस आपको खोने के डर से। हाँ, मैं मानती हूँ मैं थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप मेरी ज़िंदगी हैं। मैं आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एक बार, बस एक बार हम दोनों का मिलन हो जाए, फिर मैं आपको धीरे धीरे सब बता दूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ यह धोखा है, लेकिन मैं कहीं सुना है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। इतना कहकर खुशी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को साफ करती है। वहीं कमरे में अक्षत बेताबी से खुशी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वह जल्दी जल्दी कमरे में इधर उधर चक्कर लगाते हुए बोला, बस और मत तड़पाओ जान, हर एक पल बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जल्दी बाहर आओ, मैं ना जाने कब से अपनी सांसों में तुम्हारी सांसों की खुशबू मिलाने के लिए मरा जा रहा हूँ। उफ, न जाने वह पल कैसा होगा जब तुम मेरे नीचे मेरी बाहों में। कहते हुए अक्षत आंखें बंद कर ठंडी आहें भर रहा था। अब वह खुशी को कभी अपने नीचे तो कभी अपने ऊपर दर्द से तड़फता हुआ इमेजिन कर रहा था। खुशी की इंटेंस मोहब्बत भरी आवाज़ों में अपना नाम सुनना, खुशी जिस तरह उन लम्हों के दौरान उसका नाम पुकार पुकार कर उसके बदन पर अपने नाखून के स्क्रैच बनाती, चिल्ला चिल्लाकर कभी उसे रोकने के लिए तो कभी फास्ट होने की रिक्वेस्ट करती। उसके मुंह से निकलने वाली वह मदहोश और मनमोहक आवाज़ें, जिन्हें इमेजिन करते ही अक्षत अपने काबू से बाहर जा रहा था। जान, तुम इतनी प्यारी हो। आई लव यू जान, आई लव यू। अक्षु, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कहते हुए अचानक किसी ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा और वह एक झटके में अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। अक्षत ने तुरंत अपना चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ खुशी अपने बदन पर नाइट ड्रेस पहने हुए, चेहरे पर मासूमियत लिए थोड़ा कंफ्यूज होकर अक्षत को देख रही थी। अचानक अपने सामने खुशी को देख अक्षत तुरंत अपने नीचे देखता है तो उसने महसूस किया वहाँ कोई नहीं था। ऐसा होते ही अक्षत को अपनी बेशर्मी पर हंसी आ गई। तभी खुशी एक बार फिर, अक्षु, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं आपको कब से आवाज़ लगा रही हूँ, क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? खुशी के मुंह से यह सवाल सुनते ही अक्षत तुरंत एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कम ऑन जान, तुम्हें इग्नोर करके मुझे अपनी ज़िंदगी खुद से रुसवा नहीं करवानी। वह दरअसल मैं कुछ सोच रहा था, और क्या सोच रहा था वह तुम्हें मेरी आंखों में देखकर पता चल जाएगा। कम ऑन जान, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी। इतना कहकर अक्षत बिना वार्निंग दिए एक झटके में खुशी के होठों पर अपने होठों से लॉक कर लेता है। खुशी पहले तो अक्षत के इस सडन एक्शन से हैरान थी,
फिर खुशी ने खुद ही अपना हाथ उसके बालों में ले गई और उसे अपनी तरफ खींचते हुए किस को और भी गहरा कर दिया। खुशी और अक्षत एक दूसरे को काफ़ी डीप किस कर रहे थे। खुशी अक्षत से हाइट में काफ़ी छोटी थी और वह पंजों के बल खड़े होकर अक्षत को किस कर रही थी। तो वहीं अक्षत उसकी तरफ झुका हुआ था। उसका एक हाथ खुशी की कमर पर तो दूसरा उसके चेहरे पर था। अपनी किसी को कंफर्टेबल करने के लिए अक्षत ने खुशी को किस करते हुए अचानक ही एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। खुशी भी गिरने के डर से उसकी कमर में अपने पैर लपेट लेती है। तभी कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसका एहसास खुशी और अक्षत को बिल्कुल नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा 2-3 बार और नॉक हुआ। वही दरवाजे पर खड़ी निकिता और गौरी घबराकर एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। यह दोनों दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कहीं हम लोगों ने आने में देर तो नहीं कर दी? यह सोचकर यह निकिता घबरा रही थी। और अब फिर क्या? वह तो दे दनादन दरवाजा दोनों हाथों से पीट रही थी। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। निकिता की इस हरकत पर गौरी की हवा टाइट हो रही थी। वह घबराकर अपना सलाइवा गटकते हुए निकिता से बोली, निकिता दीदी, महादेव के लिए ऐसा मत कीजिए ना। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें उनसे बहुत डर लगता है जी। पता नहीं क्यों जी, लेकिन यह जानने के बावजूद कि वह किंग राक्षस जी नहीं है, हमारे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं जी। वह क्या है ना, उनका चेहरा कुछ ज़्यादा ही डरावना है जी। कभी कभी तो हम रात को सपने में भी उनका चेहरा देखकर डर जाते हैं जी। आपको पता है जी, अपने पूरे गर्भावस्था के वक्त हमने अपने गले में महादेव का लॉकेट धारण किया था ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। और सच कहते हैं, महादेव ने हर मुसीबत से हमारी रक्षा भी की थी जी। लेकिन अब यह जो अंदर नीली आंखों वाले राक्षस जी है ना, अगर एक बार यह पागल हो गए तो इसे तो हमें महादेव भी नहीं बचा पाएंगे जी। इसीलिए दीदी हमारी बात मानिए, हम चलते हैं यहाँ से। जरा देखिए, हमारी छोटी सी राजकुमारी भी हमसे यही कहना चाहती है कि माँ, अभी हम छोटे हैं, हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर दुनिया से रवाना मत हो जाना। इतना कहकर गौरी घबराकर अपनी बाहों में मौजूद न्यूबॉर्न बेबी श्रेया को देख रही थी। दरअसल गौरी को दुनिया में सबसे डर लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसे अक्षत की नीली आंखों का था। उसने तो बाकायदा अक्षत का नामकरण भी किया था, नीली आंखों वाले राक्षस। गौरी के पसीने छूट रहे थे तो वहीं निकिता मुंह बनाते हुए बोली, ओह गौरी, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम बस वही करना जो मैं तुमसे कहती हूँ। और दूसरी बात, हम उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें याद है ना, वह ड्रैकुला मतलब तुम्हारी नीली आंखों वाले राक्षस नहीं है, बल्कि वह सिर्फ एक बहरूपिया है और मेरी खुशी की इज्जत का दुश्मन। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर निकिता एक बार फिर जोर जोर से दोनों हाथों से दरवाजा पीट रही थी। खुशी की बच्ची, दरवाजा खोल। वहीं कमरे के अंदर खुशी, जो कि मदहोशी से अक्षत को अपने ऊपर फील कर रही थी और अक्षत से हासिल करने के लिए पूरी तरह बेताब था, अगले ही पल उसके कानों में दरवाजा नॉक होने की आवाज़ गई और तभी वह अटक अटक कर अक्षत से लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, अक्षु प्लीज़ छोड़िए, दरवाजे पर कोई है। यह सुन अक्षत मदहोशी से खुशी के बदन पर किस करते हुए बोला, शट अप जान, चुपचाप लेटे रहो, कोई नहीं है, तुम मुझ पर ध्यान दो, समझी। इतना कहकर वह एक झटके में उसे किस करने लगा जब निकिता एकदम से दरवाजा जोर जोर से पीटकर चिल्लाकर बोली, खुशी दरवाजा जल्दी खोल, देख श्रेया का रो रो कर बुरा हाल है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। और बस इतना सुनना था कि खुशी एक झटके में तेज करवट बदलकर बैठकर दूसरी तरफ उतर गई और जल्दी से अपने बदन पर ब्लैंकेट कवर कर घबराई हुई आवाज़ में अक्षत से बोली, अक्षु, वो श्रेया, दरअसल शायद उसे कुछ हुआ है, उसे मेरी ज़रूरत है, हम बाद में करते हैं, प्लीज़ नाराज़ मत होना। इतना कहकर खुशी ब्लेड की स्पीड से क्लोजेट रूम में दौड़ गई तो वहीं अक्षत, जो कि खुशी की इस हरकत के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, मुंह के बल बेड पर गिरा था और उसने जैसे ही खुशी की बात सुनी अपनी नीली नज़र उठाकर खुशी को घूरा, लेकिन खुशी तो वहाँ थी ही नहीं। अक्षत के हाथों की मुट्ठी कस गई और दांत पीसने लगा तो वहीं खुशी जल्दी जल्दी अपने बदन पर एक लॉन्ग नाइटी पहनकर तेजी से क्लोजेट रूम से बाहर निकली और तभी अक्षत गुस्से से बेड से एक जंप लगाकर उसकी तरफ लपका, जान तुम। लेकिन इससे पहले वह आगे कुछ कहता, खुशी तुरंत दरवाज़ा खोल देती है और बस फिर क्या था, निकिता तो रॉकेट की स्पीड से कमरे के अंदर भागी। खुशी 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 बेचारी इतनी ज़्यादा घबराई और परेशानी में थी कि उसने अपने बगल में दरवाजे के पास खड़ी खुशी को देखा भी नहीं और बिस्तर पर उसे ढूंढने लगी। अरे कहाँ गई, उसे तो यहीं होना चाहिए था। खुशी, कहीं यह डेविल तुझे खा तो नहीं गया। निकिता थोड़ी घबराई हुई थी कि तभी बेड के पास खड़ा अक्षत जिंदल गुस्से से लगभग निकिता को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए दांत पीस कर बोला, अपनी जान को तो नहीं खाया और तुम्हें जरूर खा जाऊंगा।
निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त हमें परेशान करने की। अक्षत ने इतना कहा ही था जब निकिता घबराकर एक झटके में अपना चेहरा घुमाकर उसे देखते हैं। अक्षत के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन देख एक पल के लिए तो निकिता की सांस ही गले में अटक गई। अक्षत इस वक्त इतना डरावना लग रहा था जिसे देखकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाए। लेकिन हमारी निकिता जो कि पैदाइशी खतरों के खिलाड़ी थी और अक्षत नाम के ड्रैकुला के साथ उसे पंगे लेने की आदत थी। हालांकि फिलहाल इस वक्त उसके सामने जो इंसान खड़ा था निकिता की नज़रों में वह एक बहरूपिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों निकिता को उस इंसान के अंदर से अच्छी वाइब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। डेविल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही निकिता को समझ में आ गया था कि उसने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है और बस अब जाकर उसके सांस में सांस आई। वह थोड़ा रिलैक्स होकर स्माइल करती है कि तभी खुशी उसके चेहरे पर घबराहट देख जल्दी से सामने आई और बोली, निक्की क्या हुआ, तू मुझे इस तरह क्यों बुला रही थी, सब ठीक तो है। यह सुन निकिता ने जल्दी से अपने प्लान पर काम करते हुए चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन लेकर बताया, आई एम सॉरी खुशी, मैं जानती हूँ मुझे तुम लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूँ, बहुत ज़रूरी था यार। वह श्रेया है ना, पता नहीं क्यों लगातार रोए जा रही है, मुझसे और गौरी से तो संभल ही नहीं रही, तो बस एक तू ही है जो उसे। कहते हुए निकिता ने दरवाजे की तरफ देखा तो अगले ही पल हैरान रह गई क्योंकि गौरी वहाँ नहीं थी। वह जल्दी से कमरे के दरवाजे पर जाकर इधर उधर देखते हुए, अरे कहाँ गई, यही तो थी। यह सुन खुशी उसे शांत करते हुए, कोई बात नहीं निक्की, शायद वह अपने कमरे में चली गई होगी, तो चल मेरे साथ, हम एक बार श्रेया को देख लेते हैं। तुझे तो मालूम ही है न्यूबॉर्न बेबी अक्सर रात को रोया करते हैं। इतना कहकर खुशी उसके साथ जाने लगी। तभी अक्सर जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, जान तुम कहीं नहीं जाओगी, उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्व करने दो, और अगर बच्चे उनसे हैंडल नहीं होते तो उन्हें कहो कि वह नैनी रख ले। मैं अभी शिवाय को कॉल करके कह देता हूँ, वह अरेंज कर देगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अंदर चलो। इतना कहकर निकिता को गुस्से से घूरते हुए दरवाज़ा बंद करने को हुआ कि तभी बोली भाली खुशी जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती थी, क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, ओहो अक्सू, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे श्रेया अभी छोटी बच्ची है और गौरी को इतनी मुश्किलों के बाद वह नसीब हुई है, बेचारी नई नई माँ बनी है, उसके लिए यह सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो क्या हम उसे ऐसे में अकेला छोड़ दें। सबसे पहली बात, वह मुझे बड़ी बहन मानती है, और दूसरी बात, आज तक सिवाय और गौरी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे अंश को वह लोग अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती। प्लीज़ अक्सू, मुझे जाने दीजिए, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, आप रेस्ट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर खुशी तेजी से वहाँ से निकल गई और निकिता उसके साथ जाने लगी। तभी वह कुछ कदम रुककर धीरे से पलटकर डेविल की तरफ देखती है, जहाँ डेविल अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए निकिता को ही घूर रहा था। इस वक्त उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल थी, हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी और उसका खून खोल रहा था। तो निकिता अपनी 2 उंगलियों को अपनी आंखों की तरफ इशारा कर अक्षत की आंखों की तरफ पॉइंट करती है, जैसे मानो कह रही हो कि उसकी नज़र बस डेविल पर ही टिकी हुई है और वह उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने देगी। निकिता की खुली धमकी भरे इशारे को समझकर अक्षत तो गुस्से से फटने को हो गया था। उसका दिल किया कि वह अभी और इसी वक्त निकिता को जान से मार डाले, पर अफसोस जिंदगी में एक यही काम है जिसे वह चाहकर भी आज तक नहीं पूरा कर पाया था और ना ही कभी कर सकेगा, क्योंकि निकिता को तकलीफ देने का मतलब है खुशी को तकलीफ होना, और अपनी जान को अक्सर ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता था, चाहे उसे खुद दर्द का सामना ही क्यों ना करना पड़े। यही वजह थी कि निकिता अक्षत को खुले मन से चैलेंज कर सकती थी, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था उसके सामने हर पल खुशी नाम का प्रोटेक्शन कवर है, जिसे अक्षत नाम का ब्रह्मशस्त्र कभी भी भेद नहीं सकता। निकिता एक एटीट्यूड स्माइल देकर खुशी के साथ वहाँ से निकल गई और अक्षत जल्दी से दरवाज़ा बंद कर गुस्से से चिल्लाने लगा, धाड़ने लगा, निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ यह सब तुम जानबूझकर कर रही हो ताकि मुझे मेरी जान से दूर रख सको, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अक्षत जिंदल उर्फ ब्लैक डेविल को उसकी जान से दूर रखना इम्पॉसिबल है और मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा। अक्षत गुस्से से कमरे का सामान इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन कुछ घंटे बाद वह अपने आप को कूल डाउन करता है। हालांकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि निकिता अपनी तरफ से जो कर रही है वह गलत कहीं से भी नहीं है, क्योंकि वह तो सबकी नज़रों में अभी भी डेविल है, एक पराया इंसान जिसे निकिता उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है,
कहीं ना कहीं निकिता और बाकी फैमिली वालों की कोशिश डेविल के दिल में एक इज्जत की जगह बना रही थी, लेकिन अपनी तरफ वह उसका क्या ही करे। अक्षत ने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने असली दुश्मन का पता लगाए बिना ना तो अपनी आइडेंटिटी किसी पर रिवील करेगा और ना ही खुशी पर गिव अप करेगा, बल्कि उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। अक्षत अपनी मोहब्बत भरी नाइट को बर्बाद तो कर ही चुका है, इसीलिए वह गहरी सांस लेकर अपने तरीके से अपने दुश्मन की खोज में लग गया। अक्षत की याददाश्त अभी भी ठीक से वापस नहीं आई है। उसे जो कुछ भी याद है या वह समझता है वह सिर्फ खुशी के ख्यालों के बदौलत है। और अक्षत काली दुनिया में अपने वफादार लोग ही दुश्मन होते हैं। पीठ में खंजर वही मारता है जो सबसे नज़दीक होता है। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी वह किसी को भी नहीं बताना चाहता। वह डेविल है और डेविल बनकर ही दुश्मन को ढूंढना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर समीर की कंडीशन अब काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी थी और अगली सुबह उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिलना था। इस वक्त रूही उनके साथ ही अस्पताल में मौजूद थी और यह उसकी दुआ और मेहनत ही थी कि डॉक्टर समीर इतनी जल्दी रिकवर कर रहे थे, क्योंकि जब से वहां इस अस्पताल में एडमिट हुए थे तब से रूही एक पल के भी चैन की सांस नहीं लेती थी। बस हर पल उनके लिए दुआ, इबादत और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। इस दौरान रोहन भी अपनी माँ से मिलने अस्पताल ही आया करता था। बाकी घर पर उसका ख्याल सोना और गौरी रख लेते थे। डॉक्टर समीर के साथ जो कुछ भी हुआ था रूही उसका जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, जो कि सही भी था। वह गिल्ट के मारे ज़मीन में धंसी जा रही थी। इस वक्त रात के लगभग 12 बज रहे थे। डॉक्टर समीर अपने हॉस्पिटल बेड पर रेस्ट कर रहे थे जब आधी रात को उन्हें प्यास लगी और वह नींद से जागे। उन्होंने जैसे ही अपनी नज़र कमरे में घुमाई, अगले ही पल वह हैरान रह गए, क्योंकि रूही उनका ख्याल रखते रखते ना जाने कब उनके बगल में ही टेबल पर बैठे बैठे सो गई थी। उनका सर डॉक्टर समीर के बेड पर टिका हुआ था और यह नज़ारा देख डॉक्टर समीर के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह एक बार फिर अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से रूही को देखने लगे। रूही का खूबसूरत और मासूम चेहरा जिसे देखकर उनका दिल हमेशा धड़कता था। तभी उन्होंने धीरे से अपना एक हाथ उठाकर रूही के चेहरे पर बिखरे हुए बाल उसके कानों के पीछे किए और तभी उसकी नज़र रूही के गुलाबी होठों पर गई, जिसे देखते ही उनका गला सूखने लगा। उनका दिल किया कि बस वह इन गुलाबी होठों को अपने होठों से छू ले। वह सब कुछ भूलकर धीरे धीरे रूही के होठों की तरफ झुक रहे थे और अब उसके होठों को चूमने ही वाले थे। तभी रूही जो बेड पर हलचल होते हुए महसूस कर धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो डॉक्टर समीर को बिल्कुल अपने करीब पाकर हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई और कुछ सेकंड बाद ही झटके से अपना सर उठाकर थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, समीर यह तुम? डॉक्टर समीर को होश आया कि वह क्या करने जा रहे थे और वह थोड़ा नर्वस होकर अपनी नज़र इधर उधर करते हुए, सॉरी वह मैं, हाँ मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस देख रहा था कि तुम जगी हुई हो या। अच्छा तुम रुको मैं देती हूँ। अब रूही ने डॉक्टर समीर को पानी दिया तो वह एक ही सांस में पूरा पानी गटक गए। अब रूही ने गिलास रख दिया तो समीर ने कहा, रूही तुम्हें नींद आ गई होगी, तुम जाकर रेस्ट कर लो और कल तो मुझे डिस्चार्ज ही मिलने वाला है। थैंक यू इतने दिन तक मेरा ख्याल रखने के लिए। तो रूही ने जवाब दिया, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है समीर, यह मेरा फ़र्ज है। इनफैक्ट मुझे तो तुमसे सॉरी कहना चाहिए, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अयान खान ने मेरी दुश्मनी तुमसे निकालने के लिए। रूही प्लीज़, मैंने पहले भी कहा है, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द मेरे साथ इस्तेमाल मत किया करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे रूहान कैसा है? उसने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं? ज़रूर पूछा होगा, आई नो, वह अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा समझदार है। तुम सही हो, उसने पूछा था लेकिन मैंने हमेशा की तरह उसे बातों में उलझा दिया, यही ना? देखो रूही, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आई थिंक अब तुम्हें अपने बच्चों से सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि उसे कोई सच अयान खान से पता चले और उसके छोटे से दिमाग पर। तुम समझ रही हो ना? क्या तुम सही कह रहे हो? अब मुझे भी यही सही लगता है, सच जानना उसका हक है। तो इसका मतलब तुम उसे अपने बारे में? आह की दर्द भरी आवाज़ के साथ डॉक्टर समीर अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं और तभी रूही घबराकर, समीर क्या हुआ तुम्हें? दर्द हुआ क्या? दिखाओ मुझे। रूही जल्दी से डॉक्टर समीर के हॉस्पिटल शर्ट को उनके सीने से हटाकर उनके जख्म देखने लगी और रूही की फिक्र भरे टच को अपने सीने पर महसूस कर समीर की नज़र रूही पर टिक गई
उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा क्योंकि रूही उसके बहुत करीब थी। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा टच ही काफ़ी है, समीर ने धीरे से कहा। और तभी रूही की नज़र भी समीर की तरफ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और तभी समीर धीरे से अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोला, वह मेरे कहने का मतलब था कि। तभी रूही धीरे से अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, समीर तुम जानते हो ना, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और रूहान मेरी ज़िंदगी है। मैं उसका प्यार बांट नहीं सकती और नहीं उसके अलावा किसी और बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम एक अच्छी और स्वीट फैमिली डिजर्व करते हो जिसमें तुम्हारे अपने बच्चे हों, और मैं एक मर्द से उसके बाप बनने का हक और खुशी नहीं छीनना चाहती। तुम समझ रहे हो ना? इतना कहकर रूही वहाँ से जाने को हुई। तभी डॉक्टर समीर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रूही तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम रूहान की वजह से? और इससे पहले वह आगे कहता, रूही अचानक उनके सीने से लिपट गई, रोते हुए बोली, समीर मुझे अब यह अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जब तुम आईसीयू में थे और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बचना बहुत मुश्किल है, उस वक्त उस पल में मुझे यह एहसास हुआ कि कहते हुए रूही अचानक ही खामोश हो गई। जब समीर का दिल अचानक ही बेताब हो गया, वह तुरंत रूही का चेहरा हाथों में थाम बेचैनी से बोले कि बताओ ना रूही, क्या तुम वही कहना चाहती हो जो मेरा दिल? रूही रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। हाँ समीर, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ समीर। इस बात का एहसास मुझे बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अपने बच्चे रूहान के मोहब्बत के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर भी लिया फिर भी मैं तुम्हें पूरा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, समीर एक झटके में उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए बोला, बस आगे कुछ मत कहो रूही। लगता है तुमने मेरी मोहब्बत को सिर्फ जाना है, समझा नहीं। अगर समझा होता तो तुम्हें मालूम होता कि मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत है और रूहान, उसके अंदर तो तुम्हारा अक्स झलकता है। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं, लेकिन रूहान को मैंने उसी दिन अपने दिल से एक्सेप्ट किया था, अपना बच्चा समझा था जिस दिन तुमने उसे जन्म दिया था और वह मेरी गोद में आया था। तुम्हें याद है ना वो रात? तुमसे भी पहले उसे मैंने अपनी बाहों में समेटा था, उसके माथे को चूमा था। तुम्हें मालूम है उस वक्त वह बिल्कुल तुम्हारी तरह नजर आ रहा था। रूही, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे यह बात समझाऊं, लेकिन रूहान, मुझे रूहान और तुम कभी अलग नज़र नहीं आते। वह जब भी मुझे समीर अंकल कहकर मुझसे लिपट जाता है, मेरे दिल में एक ख्वाहिश होती है कि काश वह कभी मुझे डैड कहता। हाँ, यह चाहत थोड़ी अजीब है, पर जो है सो है। रूही, आज तुम मुझे अपने दिल की बात कह रही हो। मुझे नहीं पता यह सच है या सिर्फ तुम्हारे दिल में बैठा हुआ एक गिल्ट, लेकिन मैं तुम्हें अपना क्लियर कर देता हूँ कि मुझे कल भी तुमसे अपनी मोहब्बत के बदले कुछ नहीं चाहिए था और आज भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर दे सकती हो तो मुझे रूहान दे देना। मुझे अपनी किसी औलाद की हसरत नहीं है। और यह सुनकर रूही हैरानी से समीर की तरफ देखते हुए बोली, एक बार फिर सोच लो समीर, तुम जानते हो ना यह फैसला इतना आसान नहीं है। कल को तुम्हें शायद अपने इस फैसले पर। देखो समीर, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल खुशी छीन लूँ या फिर कि। तभी समीर ने कहा, मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो, तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा साथ है। अगर वह मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रूही, मैं यह नहीं चाहता कि तुम गिल्ट में आकर कोई फैसला लो। और इससे पहले डॉक्टर समीर आगे कुछ कहते, अगले ही पल उनकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि रूही ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने सपने में भी नहीं की थी, या यूं कहें बस उनकी रातों का ख्वाब ही था जो आज पूरा हो रहा था। रूही ने उनके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उन्हें हल्के से किस कर रही थी। डॉक्टर समीर तो जैसे सदमे में ही जा चुके थे, उन्हें समझ नहीं आया वह कैसे रिएक्ट करे। और तभी रूही धीरे से उनके होठों को छोड़ उनसे अलग होते हुए बोली, पागलों की तरह क्या देख रहे हो? यह ख्वाब नहीं है, होश में आओ। हाँ, मैं तुम्हें किस कर रही हूँ। अब चलो जल्दी मुझे किस करो वरना मेरा मूड बदल जाएगा। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, डॉक्टर समीर, जिनका दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था, एक झटके में उसकी कमर में हाथ डाल उसके होठों को अपने करीब करते हुए बेताबी से बोले, अब तुम्हारा बदल जाए पर मेरा नहीं बदलेगा। इतना कहकर उन्होंने एक पल का भी वक्त जाया नहीं किया और तुरंत रूही के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया
और बस वह किसी प्यासे की तरह उनके होठों को जाम पी रहे थे। रूही कुछ पल के लिए तो शांत रही, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि डॉक्टर समीर बेचैनी और बेताबी से उसके होठों को लगभग खा रहे थे, मानो वह अपने अंदर की तड़प मिटाने की कोशिश कर रहे हों। उनका हाथ तेजी से रूही की कमर को मचल रहा था और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे उलझा हुआ था। रूही भी अपनी आंखें बंद कर अपनी उंगलियों को उनके बालों में चलाते हुए धीरे धीरे उनका साथ दे रही थी। शायद उसे भी इस प्यार और मोहब्बत की जरूरत थी। देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया। रूही और समीर एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रूही को अपने होठों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने समीर को उसे दूर करने की कोशिश नहीं की कि तभी उसने महसूस किया कि समीर के हाथ अब उसकी कमर को सहलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। समीर के सख्त हाथों को अपनी मखमली बदन पर महसूस करते हुए रूही की सांसें भारी होने लगी थी और अब वह थोड़ी हड़बड़ाहट में समीर के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। समीर, जो कि पूरी तरह मदहोश हो चुका था, रूही के एक्शन को देख वह उसे अपने और करीब कर लेता है और धीरे धीरे रूही की पीठ को सहलाते हुए अचानक ही उसका हाथ रूही के ब्लाउज की तरफ जाने लगा। आह की आवाज़ के साथ रूही के मुंह से दर्द भरी सिसक निकली और गलती से उसने समीर के होठों पर बाइट कर लिया। आह की आवाज़ के साथ समीर ने धीरे से रूही के होठों को छोड़ा तो रूही गहरी गहरी सांस ले रही थी। वह तुरंत शर्माकर समीर का हाथ अपने से दूर करती है और तुरंत वहां से जाने को हुई तो समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था, यह सोचकर कि शायद रूही उससे प्यार नहीं करती, बल्कि यह उसके दिल का गिल्ट था और वह अभी भी समीर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। समीर अपनी नज़र नीचे कर मीठी आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। देखो रूही, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही एक झटके में उसके गालों पर एक थप्पड़ मारती है। डॉक्टर समीर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। वह हैरानी से रूही की तरफ देखने लगे तो रूही गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, बुद्धू, तुम सचमुच बुद्धू हो। मोहब्बत की बातें करते हो और आंखों में मोहब्बत देख नहीं पाते। समझ नहीं आ रहा कि मुझे शर्म आ रही है। इतना कहकर वह मासूमियत से समीर को बेड पर पीछे की तरफ धक्का दे देती है और हल्के से उसके होठों की तरफ झुकते हुए बोली, भले ही मैं एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन जैसे यह तुम्हारे लिए फर्स्ट और स्पेशल एक्सपीरियंस है, वैसे ही मेरे लिए भी है, क्योंकि अयान खान के साथ मैंने सिर्फ टॉर्चर सहा है, मोहब्बत का एहसास नहीं। उसने मेरा जिस्म नोचा था, मुझे उससे घिन आती थी, शर्म नहीं। कहते हुए रूही की आंखों में आंसू आने लगे और उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखों में दर्द को देखकर समीर को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। और फिर क्या, उसने तुरंत रूही की कमर में हाथ लपेट झटके से उसे अपने साथ बेड पर खींच लिया। आह की आवाज़ के साथ रूही घबरा गई और तभी समीर धीरे से उसके होठों और गले पर किस करते हुए बोले, खबरदार, अब से मैं अपनी रूही की जुबान पर किसी पराये मर्द का जिक्र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब से और अभी से मेरी रूही, उसकी आत्मा और उसका बदन बस मेरा है, जिस पर अब सिर्फ मेरे एहसास होंगे। जस्ट ए फील रूही, और सब कुछ भूल जाओ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मर्द जब एक औरत को प्यार करता है तो कैसा एहसास होता है। इतना कहकर समीर ने रूही के होठों को एक बार फिर अपने होठों से कैप्चर कर लिया और अब रूही की आंखें सुकून से बंद हो गई। अब समीर उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहा था। रूही ने समीर के कंधों को अपने हाथों में भर उसकी किस को महसूस करना शुरू कर दिया। समीर पहले तो बड़ी नरमी से रूही के होठों को चूम रहा था, पर बीत गए हर पल के साथ समीर अग्रेसिव होता चला गया। समीर रूही के होठों को चूमते हुए ही रूही की बॉडी पर अपने हाथ फैलाने लगा। अब तो बस वह रूही के एहसास में ही खोने के लिए बेताब था। वह रूही के होठों को चूमते हुए उसके गर्दन पर आ गया। रूही समीर के होठों को अपनी नेक पर महसूस करते ही रूही की आह निकल गई। उसके हाथ अब समीर के बालों में कसने लगे। समीर के होठ रूही की गर्दन और सीने पर चल रहे थे और उसके हाथ रूही के ब्लाउज की डोरियों को खोलने में उलझे हुए थे। ब्लाउज की डोरियां खोलते ही समीर ने ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे सरकाया और अपने तपते होठ उसके कंधे पर रख दिए। समीर के इस मूव से रूही ने समीर के पीठ पर अपने नाखून धंसा दिए और उसकी आवाज़ में बदलाव आ गए। आह की आवाज़ से रूही तड़फ उठी, लेकिन समीर नहीं रुका। वह अब रूही को स्किन को सक करने लगा, जिससे रूही को अपने अंदर एक सिहरन महसूस हो रही थी। समीर के होठ अब रूही के कंधे को छोड़ अब उसके सीने पर आ गए। समीर रूही के क्लीवेज पर चूमने लगा और जल्दबाजी के साथ वह जल्दी जल्दी रूही के ब्लाउज के हुक को खोलने लगा, जिसे महसूस करते ही रूही एकदम से तड़फ उठी
और वह समीर को रोकने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि तभी समीर ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर सर के ऊपर कर दिया। रूही के लिए यह पहला एक्सपीरियंस था। हालांकि अयान खान ने इससे भी पहले उसके साथ बहुत बदतमीजी आंकी थी, लेकिन इस पल में, इस एहसास में जो मोहब्बत थी वह रूही ने कभी भी महसूस नहीं की थी। उसे तो अयान खान जानवरों की तरह नोचता था। मर्द की मोहब्बत का एहसास तो आज रूही को हुआ था और वह बस शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसके मुंह से निकलने वाली मदहोश सिसकियां उस पूरे वार्ड में गूंज रही थी। खुशकिस्मती से वह वार्ड वीआईपी था और साउंड प्रूफ। रात का वक्त होने के कारण अस्पताल के सभी स्टाफ भी रेस्ट कर रहे थे और बस यही पल डॉक्टर समीर को उनकी मोहब्बत का एहसास करवाने के लिए काफ़ी था, जिसे अब वह अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। अब वह तेजी से रूही के ऊपर अपनी मोहब्बत की शिद्दत लुटा रहे थे, जिससे रूही बेचैनी और मदहोशी से तड़प रही थी। उसे यह एहसास बहुत ही ज़्यादा मीठा और अच्छा लग रहा था। जहाँ एक तरफ रूही और समीर एक दूसरे में खोए हुए थे, समीर रूही को अपनी मोहब्बत का एहसास करवा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खुशी और अक्षत का कमरा। इस कमरे का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। सुबह लगभग 4:30 खुशी गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी उसे अपने सीने पर बहुत दर्द महसूस हुआ। खुशी ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई, क्योंकि उसका ठरकी और रोमांटिक पति अक्षत उसके ब्लाउज को उसके सीने से नीचे करता हुआ उसे वहां तेजी से चूम रहा था। बताओ ना जान, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अक्षत की बातें और हरकतों से जहाँ एक तरफ खुशी को शर्म आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसे अब गुस्सा भी आ रहा था। क्या यह इंसान जानबूझकर नादान बनने की कोशिश कर रहा है? वह गुस्से से मुंह बनाते हुए अक्षत के बाल को थोड़ा जोर से खींचती है। अक्सू के बच्चे, आप मुझे परेशान करना चाहते हैं ना, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वरना इतना तो सेकंड क्लास का बच्चा भी जानता है। क्या आपके ना रहते हुए मुझ में क्या क्या बदलाव आए हैं, आप भूल गए? अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और जब बच्चा है तो उसके लिए सीने में दूध भी तो आएगा ना। अक्सू प्लीज छोड़ दीजिए, यह अब आपके लिए नहीं है। अंश उठेगा तो उसे भूख लगेगी और इससे पहले खुशी आगे कुछ कहती, अक्सर जो कि उसके एहसासों में खोया हुआ था, अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह झटके से अपना चेहरा उठाकर खुशी को घूरते हुए दांत पीसकर बोला, क्या कहा तुमने? जरा दोबारा कहो जान। तुमने कहा कि वह बच्चा उठेगा तो क्या? अक्षत की पकड़ खुशी पर कस गई। आह की आवाज़ से खुशी तड़फ उठी और दर्द में उसने अक्षत के बालों को खींचना शुरू कर दिया। वह अक्षत की आंखों में जलन भरे एक्सप्रेशन देख रही थी कि तभी अक्षत ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है जान कि वह बच्चा तुम्हारे सीने से लिपटकर मेरी जगह लेकर जिन चीज़ों पर अब तक मेरा हक था, अब वह हक जमाएगा? हाउ डे यू जान, तुम भूल गई मैं तुमसे क्या कहा था? तुम और तुमसे जुड़ी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। तो फिर हम दोनों के बीच वह बच्चा कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मेरा हक देने की, उसे अपने सीने से लगाने की? तुम भूल गई जान, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे है। इससे पहले अक्षत आगे कुछ कहता, खुशी दर्द से तड़फते हुए अक्षत के बालों में हाथ सहलाते हुए घबराकर बोली, अक्सू प्लीज आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह हमारा बच्चा है और शादी के बाद एक औरत के जिस्म पर भले ही उसके पति का हक हो, लेकिन उसके सीने पर, उसके दूध पर उसके बच्चे का हक होता है। यह एक माँ का प्यार है और नेचुरल प्रोसेस है। आप इसके लिए इतना हाइपर नहीं हो सकते। क्या आपको अब तक अपने बच्चों से जलन है? अक्सू आप समझते क्यों नहीं कि वह कोई दूसरा नहीं है, हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी और आपका अंश। कहते हुए खुशी की आंखों में आंसू आने लगे थे कि तभी अक्षत उसे एक बार फिर परेशान होता हुआ देख उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके होठों पर लाइट किस करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, हे जान, रोना मत। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। देखो मैंने कहा ना, मुझे उसे वजह से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार और अटेंशन मेरे लिए बट जाए, मुझे इससे प्रॉब्लम है। देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे आने से पहले उस बच्चे ने तुम्हारी चीज़ों पर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे प्यार पर और वक्त पर अपना हक जमाया था, लेकिन अब जबकि मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे मेरा हक भी वापस चाहिए। तुम्हें उस बच्चे से प्यार करना है करो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। उसे वक्त देना है दो, पर मेरा वक्त नहीं। उसे दूध पिलाना है पिलाओ, पर मेरी चीज़ों से नहीं। मैं यह अलाउड नहीं करूँगा। आपसे तुम उसे फीड नहीं करवाओगी, समझी? यह सिर्फ मेरे हैं, इसे सिर्फ मैं प्यार करूँगा। देखो उस बच्चे ने इसे कितना गंदा कर दिया।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपने सीने से लगाने की। तुमने मेरे यहाँ ना रहने का बहुत नाजायज फायदा उठाया है जान। दिल तो कर रहा है कि पूरी रात तुम्हें इसकी सजा दूं, पर तुम्हारा चेहरा देखकर मन बदल जाता है, इसीलिए माफ कर रहा हूँ, पर आगे नहीं करूँगा, समझी। अक्षत पागलों वाली हरकतें कर रहा था, तो वहीं उसकी बातों को सुनकर खुशी तो जैसे सदमे में ही चली गई। क्या वह सचमुच अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाएगी, उसे सीने से लगाकर प्यार नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर अपनी ममता और दुलार नहीं लुटा पाएगी? यह सोचकर ही खुशी को रोना आ रहा था। कहाँ तो उसने यह ख्वाब देखे थे कि अक्षत के आने के बाद वह बिजनेस से एक लंबा गैप लेगी और अपना पूरा वक्त अपने बच्चे और पति को ही देगी। दिन भर अंश के साथ खेलेगी, उसे प्यार करेगी, उसके ऊपर अपनी ममता लुटाएगी, उसे माँ का असली प्यार देगी, जिससे आज तक अंश कहीं ना कहीं महरूम ही रहा था। बहुत बड़ा बिजनेस होने के कारण और अकेलापन के दर्द के कारण अंश को बहुत अच्छे से वक्त नहीं दे पाती थी। इस बात से खुशी बिल्कुल भी अनजान नहीं थी, बल्कि उसे तो अपने बच्चे के लिए तकलीफ होती थी। उस छोटे से बच्चे को माँ और बाप दोनों के प्यार की ज़रूरत थी, जो अब फाइनली अक्षत के आने के बाद खुशी उसे देना चाहती थी। पर यहाँ तो अक्षत के अपने ही प्लान थे। अब खुशी को अक्षत पर गुस्सा आ रहा था। वह एक माँ थी, भला अपने बच्चे का हक ऐसे कैसे किसी को लेने देगी, भले ही वह उसका पति ही क्यों ना हो। वह गुस्से से अक्षत को घूरने लगी और अगले ही पल